बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं अदील वड़ाइच और मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तजियाकार सदीक जान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हुकूमत ने एक और मुश्किल मरहला पार कर लिया है और एक जो दर्द सर बना हुआ था मिनी बजट के हुकूमत ये पास करवा पाएगी या नहीं, इत्तेहादी आंखें दिखा रहे थे और इसमें अपने लोग भी आंखें दिखा रहे थे। बिल आखिर हुकूमत ने मिनी बजट की मंजूरी का जो शिकवार मंजूरी है उसका अमल शुरू कर दिया है कौमी असम्बली में इस वक्त। लेकिन जो अपोजिशन की तरामीम थी उनके मुस्तरद होने से ही हुकूमत की अक्सरियत साबित हो गई है। अपोजिशन के 150 वोटों के मुकाबले में हुकूमत के 168 वोट निकले। यूं अब अगला मरहला सिर्फ रस्मी रह गया है। लेकिन इस मिनी बजट की मंजूरी से कबल एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया और वजीर दिफा परवेज खटक और इमरान खान साहब जो हैं उनमें गर्मा गर्मी हुई। इसी से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में टिक्का खान सानी, हुकूमती ऐवानों को कवर करते हैं और इस सारे मामले पर इनसे बात करेंगे कि यह गर्मा गर्मी क्यों शुरू हुई और वजीर आजम को यह क्यों कहना पड़ा मुझे ब्लैकमेल मत करो। वजीर आजम को यह क्यों कहना पड़ा कि वोट नहीं देना मत दो, मेरे कोई कारखाने नहीं हैं, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। टिक्का खान सानी साहब, यह बजट की मंजूरी से कबल कमेटी रूम नंबर 2 में मंजरनामा क्या था? हमाद अजहर साहब भी इस सारे मामले का हिस्सा थे। यह गैस की जो अवेलेबिलिटी है पब्लिक के लिए, इससे यह मामला शुरू हुआ, यह झगड़े में कैसे तब्दील हो गया? अदील वड़ाइच साहब, अगर मैं अंदर की बात बताऊं तो झगड़ा तो ये पुराना है परवेज खटक का और हमाद अजहर का, और कई दफा ये तलख कलामी हो चुकी है। हमारे पार्टी के बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि इख्तलाफात इनके पुराने चल रहे हैं। लेकिन आज जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हुआ तो परवेज खटक ने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से ये कह के मुखातिब किया कि आप मेरे कायद हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ। हमें हमेशा गलत फिगर दिए जाते हैं, हमें कनेक्शन दिए गए लेकिन हमें उसके बदले में ना तो अब कनेक्शन दिए जा रहे हैं ना गैस दी जा रही है। तो ये हमें धोखे में क्यों रखा जा रहा है? आखिर हमें गैस वाले यानी मुतल्लिका वजीर से मुखातिब करते हुए कहा हमें क्यों हकीकत नहीं बताई जाती? हमारे अरकान पार्लियामेंट को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात है, उनके मुतालिबात नहीं सुने जाते। हमाद अजहर ने कोशिश की मुतमईन करने की, लेकिन आज पता नहीं न जाने क्या सोच कर आए थे परवेज खटक, उन्होंने दूसरा सवाल शुरू कर दिया, महंगाई की बात शुरू कर दी। दोबारा फिर इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि जी हम चूंकि अरकान हैं, हमारे वोट से हुकूमत बनती है, हमारे वोट से हुकूमत बनी है तो हमें एड्रेस करें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात। कुछ जब उन्होंने एग्रेशन अंदाज में बोला और सीट पे हाथ मारा तो यकीनन हमारे ये बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, अगरचे इसकी बहुत सारे लोग तरदीद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर को मुदाखलत करना पड़ी और प्राइम मिनिस्टर ने कहा ओ परवेज खटक मेरी बात सुनो। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त कौमी असम्बली में मिनी बजट की जो शिकवार मंजूरी है वो हो रही है और जब अपोजिशन की जानिब से गिनती को चैलेंज किया जाता है तो उसके बाद अरकान को अपनी नशिस्तों पर खड़े करने के बाद फिर गिनती की जाती है। तो इस वक्त वो मरहला जारी है, लेकिन हुकूमत मुश्किल मरहले से बज़ाहिर निकल आई है क्योंकि जो अपोजिशन की जो तजावीज़ थी, तरामीम थी, वो मुस्तरद हो गई। 18 वोटों की बर्तरी है हुकूमत के पास इस वक्त। टिक्का खान सानी साहब बता रहे थे कि जब परवेज खटक साहब जो हैं वो वजीर आजम के आमने सामने थे। टिक्का साहब, क्या सूरत हाल थी, ये मामला शुरू क्यों हुआ, ये बताइए। बुनियादी तौर पे वही अपने हलकों में और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे जो गैस के कनेक्शन हैं उन्हें मिल रहे हैं लेकिन गैस नहीं दस्तियाब, और फिर नए कनेक्शन भी रोक दिए। इस वजह से उनको ये शायद उनके जहन में तासुर जा रहा है कि हमाद अजहर जानबूझ के मेरी फाइलें रोक रहे हैं। हरगिज़ ऐसी बात नहीं थी। हमाद अजहर ने मुतमईन करने की कोशिश की कि 12 अरब डॉलर हम LNG ले रहे हैं, लोकल प्रोडक्शन हमारी 2 अरब है, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, गैस ही नहीं है तो हम दे कहाँ से? मुतमईन करने की कोशिश की, नहीं हुए। इवन उन्होंने कहा कि मैं वोट ही नहीं देता, उठ के बाहर चले गए। लेकिन अब वो कहते हैं मैं चाय भी नहीं गया था। कुछ ही देर बाद उनको वापस लाया गया। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर से दोबारा उनकी फिर मुलाकात हुई चैम्बर में और वहाँ भी कुछ बातें हुई। इवन जब वो रिपोर्टिंग हो रही थी, रिपोर्टिंग देख रहे थे
तो उन्होंने उसके बाद मीडिया से आके टॉक करने की बात की। इसके बाद आज देखिए ना, नूर आलम खान ने भी बात की, बड़ी समझदारी से बात की। किसी ने यह भी कहा कि हमारे पास ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि डू मोर वाली बात, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात करते हैं। किसी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पास ऐसे है कि हम इन्हें कैश नहीं कर सके। नूर आलम ने कहा कि डिफेंस की कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये फाइनेंस बिल ला रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेट बैंक को इख्तियार देने का मतलब ये नहीं है कि हम दफाई इदारों के हवाले से गफलत बरतें। हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस बात पर। यह वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत है, ये उन्होंने वादे कर दिया। नूर आलम को भी जवाब मिल गया। आज अहम इत्तेहादी जो कि इस बजट का मामला ईवान में आने से पहले राजी थे, लेकिन चौधरी सालिक हुसैन साहब वो क्यों नाराजगी में चले गए वज़ीर आज़म चैम्बर से? बिल्कुल बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है। प्राइम मिनिस्टर चैम्बर में उस वक्त सीएम भी मौजूद थे, बाकी लोग भी मौजूद थे, और यही चल रही थी खबरें एकदम जो मीडिया में चलना शुरू हो गई कि पार्लियामानी पार्टी के अंदर जो बातें हुई। उसके बाद चौधरी सालिक को बुलाया गया। बाहर जो मौजूद थे सिक्योरिटी वाले, शायद उनकी पहचान में कोई ताख़ीर हुई, उन्होंने कुछ देर रोका उनको कि आप वेट करें, मीटिंग चल रही है। उसके बाद बिल आखिर उनका जब्त टूटा और उन्होंने कहा कि मुझे खुद बुला के और यहाँ पे मैं इंतज़ार करवा रहे हैं, और वो नाराज़ होकर ही चले गए जब बार बार उन्हें रोका गया। या पहचानने में मुश्किल थी या फिर कोई ऐसा मामला था। बहरहाल कोशिश की लोगों ने रब्ता करने की। आमिर डोगर को बाद में कहा गया। सिद्दीक जान साहब की जानिब जाते हैं टिक्का साहब। सिद्दीक जान साहब, जूं इंतखाबात का मौसम करीब आ रहा है, बल्दियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं, हाल ही में केपी में शिकस्त भी हुई। सिद्दीक जान साहब, आपको क्या लग रहा है, कोई पत्ते झड़ने का मौसम आ रहा है कि अपने करीबी लोग भी आंखें दिखा रहे हैं? देखिए, अभी तो ये आप समझें कि सिर्फ बयानात की हद तक है, धमकी की हद तक है। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त एक मुल्क के अंदर एक ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि हुकूमत के बहुत से लोग भी, ज़ाहिर है जो एक परसेप्शन बनी रहती है मीडिया के ऊपर, बार बार खबरें आती हैं। अब आपको पता है एक नई गोली, मीठी गोली दी गई अपोजिशन को। उन्होंने अपने अरकान को कहना उस चेंज के लिए हम जा रहे हैं फरवरी में। तो इस सारी सूरत हाल में, और फिर एक चीज़ तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ख़तरनाक है, और ये पहली मरतबा हो रहा है, इससे पहले हमने नहीं देखा। पहले चाहे वो आप देखें कि इससे पहले केपीके में हुकूमत थी, इमरान खान साहब चेयर करते थे मीटिंग्स को, या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मीटिंग्स को चेयर कर रहे हैं। पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि बराह रास्त इमरान खान साहब के खिलाफ लोग खड़ा होने शुरू हो गए, बयान देना शुरू हो गए। और इस पे हम पहले भी बात करना चाह रहे थे, और इस पर हम तफसील से बात भी करेंगे कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने जो डिसीजन किया एज ए चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो इन्होंने पार्टियां डिसॉल्व की और नए अहदेदार बनाए, उसके ऊपर पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तराब है, मुखालफत है पार्टी के अंदर। और इस बार पहले ग्रुपिंग होती थी, यानी एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, एक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है, कहीं बैसत उमर कहीं खड़े, कहीं कोई और खड़ा है। ये इख्तलाफात पार्टी के अंदर चलते रहते थे, लेकिन सबका इमरान खान साहब के ऊपर कंसेंसस था। इमरान खान साहब को कोई चैलेंज नहीं करता था, उनके फैसलों को कोई चैलेंज नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, और अभी जो इन्होंने तंजीमात बनाई हैं, उहदे दिए हैं, जैसे पंजाब के अंदर यानी शफकत महमूद साहब को सदर बनाया, सेक्रेटरी जनरल जो है वो बनाया राजा यासर हुमायूं को। अच्छा, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर तो पार्टी के अंदर बहुत उनको वहां वेलकम किया गया, और पार्टी के अंदर कहा जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा पार्टी को। उनकी तो बहुत ज्यादा, जितने भी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छा डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर का। बल्कि ये भी बताया जाता है कि जब उस्मान बुज़दार साहब को अनाउंस किया गया, उससे पहले राजा यासिर हुमायूं साहब को वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाने पर गौर था, और एक वक्त ऐसा भी आया था। ये बताइए कि आज का जो वाकया हुआ है, क्या ये वाकया साबित कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि केपी में और पंजाब में ये वज़राए आला क्यों लगाए गए, जो साबका अदवार में, जो साबका दौर में जब परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे, तो क्या इमरान खान साहब को वाकई परेशानी का सामना करना पड़ता था? देखिए, ये जो इमरान खान साहब का फैसला था उस्मान बुज़दार साहब को लगाने वाला, और वो बार बार अपने फैसले पे खड़े रहे। मैंने हमेशा इस पे ये कहा कि देखें, उस्मान बुज़दार को जब इमरान खान कहते हैं कि वसीम अकरम प्लस है, तो अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो भी क्रेडिट इमरान खान साहब का होगा, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो भी उसका खुमियाजा और कीमत इमरान खान साहब ही अदा करेंगे। मैं पिछली बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के फिर इस चीज़ पे आता हूँ कि शफकत महमूद साहब को जो बनाया गया, उनका एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है। देखिए, अगर आपने पार्टी को मुनज़्ज़म करना है तो आपने कारकुनान को टाइम देना है, तो उनका ये टेम्परामेंट नहीं है कि वो इस तरह से कारकुनान को मिले। यानी इससे पहले जहाज चौधरी साहब थे, जहाज चौधरी साहब के ऊपर बहुत से एतराज़ात पार्टी के अंदर से उनके ऊपर इसलिए होते हैं कि उनका ज़रा माइंड सेट आपको पता है, ज़रा वो इस्लामिक माइंड के हैं, और जो एक लिबरल
ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा उनकी मुखालफत करता है, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के गिर्द भी जो ग्रुप है वो वही है जो लिबरल और सेकुलर किस्म का ग्रुप है, वो इन्फ्लुएंस रखता है। उनको हटा दिया गया, उनकी जगह शफकत महमूद साहब ले। शफकत महमूद साहब नहीं मिल सकते कारकुनान से, वो पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते। फिर आप साउथ पंजाब पे आ जाए, साउथ पंजाब में आपने खुसरो बख्तियार साहब को बना दिया, उनका क्या ताल्लुक है तहरीक इंसाफ की तंजीम के साथ, उनका क्या ताल्लुक है कारकुनान के साथ। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसले किए हैं, मेरा इसके ऊपर जो मेरा तजिया है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ अगले 1-1.5 साल में अपनी नंबर गेम इंटैक्ट रखने के लिए ये फैसले किए हैं, यानी शफकत महमूद साहब को बना दिया, उधर खुसरो बख्तियार साहब को। इसका मकसद कहीं पर भी हमें पार्टी को मुनज़्ज़म करना नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ये आप सिंध में देखें ना, कल भी हमने प्रोग्राम में बात की सदीक जान साहब, सिंध में आवाज़ें उठ रही हैं, और अब जो जैदी साहब को ये अहम ओहदा दे दिया गया और उसके बाद वो पार्टी को जिस अंदाज में चला रहे हैं, तो पार्टी के जो पुराने नजरियाती लोग हैं वो उठ खड़े हुए। तो टिक्का खान सानी साहब, आप तो तहरीक इंसाफ को एक दहाई से कवर कर रहे हैं, आपने तहरीक इंसाफ की कभी ऐसी कंडीशन देखी थी जो आज है? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जो कि खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात के बाद ही सब ने सोच लिया था कि पार्टी की पोजीशन बहुत कमज़ोर है और बुनियादी तौर पर हुकूमत के फैसलों की वजह से कमज़ोर है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, KP में हुकूमत है, GB में हुकूमत है। इस वक्त लार्जर पार्टी बन चुकी है PTI, लेकिन हुकूमत साजी की वजह से, जो माली वसाइल ना होने की वजह से मुआशी मुश्किलात हैं, बहरान की कैफियत है, उसकी वजह से डिलीवर नहीं हो सका और लोग यकीनन नाराज़ हैं। लेकिन जो पार्टी की तंजीम साजी की गई थी सदीक जान साहब, मैं वो भी आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बड़े नाम, बड़े चेहरे जो है, ख़ास तौर पे असद सेक्रेटरी जनरल बनाए, शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने वाइस चेयरमैन बनाया, शफकत महमूद बड़ा नाम था, पीपल्स पार्टी से उस दौर से चले आ रहे हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं और कमिटेड हैं, उनको इसलिए बनाया। इसी तरह अली जैदी को इसलिए बनाया कि उनका दरीना साथी हैं वो। अली जैदी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के मिशन को समझते हैं। और आज मैं आपको ये भी बताऊं, डॉक्टर आमिर लियाकत से हमारी बात हुई, तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने प्राइम मिनिस्टर को अपने गिले शिकवे पहुंचाए और वो सीज फायर का ऐलान कर दिया। उन्होंने पब्लिक से बात करते हुए, उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा था और उन्होंने कहा कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर के सामने में क्या हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे रोक दिया है, सुलह नहीं होगी, PTI नहीं छोड़ूंगा, PTI वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। मीन्स कि अली जैदी के साथ उनका सीज फायर तो हो गया लेकिन सुलह नहीं होगी। उन्होंने कहा ये फैसला गलत था, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया। परवेज खटक साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो चैम्बर में मिलने के बाद गुफ्तगू की, नाजरीन को वो गुफ्तगू भी सुनाते हैं। अंदर कमेटी रूम नंबर 2 में क्या होता रहा, उसके बाद जब उनकी मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर से, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, नाजरीन ये देखिए। सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई, इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मैं हर मीटिंग में बाहर जाता हूँ। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जो बातें हुई, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, आपसे मुखातिब होकर कहा, सर वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सर क्या कहा? अपोजिशन को हुकूमत की दावत दे देते हैं। आपसे बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गई। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं, अप्रूव्ड है, वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सिर्फ इतनी सी बात हुई। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। देखो, हमारी अंदरूनी बातें, हमारी पार्टियाँ है, पार्टी में बातें होती हैं, हमने कोई सख्त बात नहीं की। हमने रिक्वेस्ट की है कि ये जो गैस का हमारे मसले है, गैस की स्कीम है, उसको चलनी चाहिए। इतनी दिलेरी से आपने वहाँ पे बात की और आप यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है, इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यहाँ, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। प्लीज ये खबरें वापस सिर्फ इतना बता दें, हमारे से कोई इख्तिलाफात भी हैं आपकी? इमरान खान हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सख्त जुबान में बात नहीं हुई, लेकिन बात तो हुई, इसकी उन्होंने तस्दीक की। हमाद अजहर साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि मामला गैस की अवेलेबिलिटी के हवाले से है, गैस की प्राइसेस के हवाले से है। हमाद अजहर साहब का शॉर्ट सुनिए।
क्या क्या सवाल फिर करें पार्लियामेंट में? क्योंकि आज हमारा गैस के हवाले से एक बिल पेश हो रहा है कि हम इम्पोर्टेड जो एलएनजी है उसको डोमेस्टिक नेटवर्क पे इस्तेमाल करें। अभी जब हम करते हैं तो हमें बेपनाह नुकसान होता है, एक कार्गो के पीछे 8-9 अरब का नुकसान होता है। तो उसके हवाले से बातचीत हो रही थी कि इसके बाद गैस की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ऑनलाइन स्कीम्स का क्या स्टेटस है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है जिससे मैं समझता हूँ सारे मुतमईन हुए हैं। लेकिन आज कमेटी रूम नंबर 2 में सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वज़ीर ख़जाना की सरजनिश भी की। ये मामला क्या था? टिका खान सानी साहब, ये बताइए कि ये मामला सिर्फ परवेज़ हटक और हमाद अज़हर की हद तक नहीं था, वज़ीर ख़जाना की भी सरजनिश की गई। ऐसा क्यों हुआ? अदील वड़ाइच साहब, माहौल ही ऐसा बन चुका था। अगरचे जब प्राइम मिनिस्टर ने सरजनिश की परवेज़ खट्टक की, तो प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट की, सबने क्लैप किया वहाँ पे, और प्राइम मिनिस्टर की बात की, हौसला अफजाई वहाँ पे की गई। दूसरी तरफ मशीर खजाना भी मौजूद थे। मशीर खजाना ने जब मुख्तलिफ सवालों के जवाब नहीं दिए, महंगाई के हवाले से सवाल थे, पाकिस्तान में जो इकनॉमिकल क्राइसिस आ रहे हैं उसकी वजह, उसके ऊपर सवाल थे, लोगों के अपने हलकों के मसाइल के ऊपर सवाल थे। जब मुतमईन नहीं कर सके तो प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं और आप मुझे कैबिनेट में भी मुतमईन नहीं कर सकते, और आप मुझे आप पार्लियामानी पार्टी में भी मुतमईन नहीं कर सकते। असल में ये बहुत बड़ा मसला है सदीक जान साहब, ये बड़ा मसला है कि जो मिनी बजट के मामले पे खुद हुकूमती लोगों में भी क्लैरिटी नहीं थी, और हमारा इंटरेक्शन हुआ वज़ीर ख़जाना साहब के साथ, दीगर सीनियर वज़रा के साथ, वहाँ पर खुल के बातें हुई। टॉक शोज़ में इस तरह बातें हो नहीं पाती, टाइम नहीं होता। लेकिन जो इस मिनी बजट के हवाले से सदीक जान साहब ये उस दिन बताया गया, जो ब्रीफिंग थी जर्नलिस्ट को, उसमें यह बताया गया कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जा रहा है। तासुर यह दिया गया है, और खुद हुकूमत में इस तासुर को जाहिर नहीं कर सकी कि ये ऐसे लग रहा है जी कि मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 343 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं उनकी एग्जेम्पशन विड्रॉ की जा रही है। लेकिन यह बताने में बड़ी ताखीर हो गई कि ये विड्रॉ करने का मकसद क्या है। ये रिफंडेबल हैं, ये एडजस्टेबल हैं, और फिर सवाल ये आता है कि अगर ये रिफंडेबल हैं फिर ये लगाने की क्या जरूरत है? तो इनपुट पर टैक्सेस लगाकर ये रिफंडेबल होंगे, जब आउटपुट पे जाके जो इसको क्लेम करेगा तो इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन होगी। सदीक जान साहब, यही तो सबसे बड़ा मसला है। अगर आप जाएं ताजर बरादरी को बोलें टैक्स दें तो वो टैक्स ही नहीं देते। अगर आप किसी की इनकम ज्यादा है, सवाए उसकी सैलरी से कट जाए, जबरदस्ती उससे एट सोर्स डिडक्शन हो जाए, इसके अलावा तो कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। अब इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो रही है, अच्छी बात है। इसमें 343 अरब रुपए के टैक्सेस में से 200 अरब रुपए से जायद के तो रिफंड भी हो जाने हैं। लेकिन हुकूमत, आप भी समझते हैं कि इस मामले को ठीक तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर सकी, इसको डिफेंड नहीं कर सकी। आप समझते हैं कि शौकत तरीन साहब या जो पीटीआई की जो मीडिया मैनेजमेंट है, आप समझते हैं कि वहां पर ये लोग नाकाम हो गए। उसकी वजह यह है कि आज वजीर आजम को अपनी टीम के आज के सबसे अहम खिलाड़ी पर उन्होंने गुस्सा किया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में एक तो इकोनॉमी ज़ाहिर मुश्किल सब्जेक्ट है, उसको हर बंदा उस तरह से जो है वो नहीं बयान कर सकता, और इनके अपने जो लोग हैं वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे ये बता रहे हैं, और आपने भी बताया कि तकरीबन को 272 अरब रुपए ऐसे हैं जो रिफंडेबल हैं, यानी पहले उनको इस्तिस्ना था, वो टैक्स देते ही नहीं थे। अब यह है कि वो एक बार टैक्स दे देंगे, बाद में वो उनको रिफंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर सके। और मसला यह है कि इस वक्त क्योंकि एक फ़िज़ा इस तरह की बनी हुई है, अपोजिशन ने भी फ़िज़ा ऐसी बनाई हुई है, फिर मीडिया ने भी फ़िज़ा ऐसी बनाई हुई है, तो पूरा एक ऐसे कि जैसे ये 343 अरब रुपए जो है वो आम आदमी पर टैक्स लग रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और बाकी जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर तो टैक्स जो है वो दोगुना कर देना चाहिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी ऐसे लग्जरी आइटम्स जो कि कोई कर सकते हैं अफोर्ड, तो वो बिल्कुल ले, लेकिन टैक्स पे करे। दूसरी जो बात है, मैं हैरान होता हूँ जब FPR ये दावे करता है कि जी हम जो है वो टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहे हैं, जिसका जो FPR को कवर करने वाले हमारे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि वो क्योंकि जो इंपोर्ट्स हो रही है उसके ऊपर जो इनका टैक्स होता है उस वजह से ये ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हम इस्लामाबाद की अगर बात कर लें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, वहाँ पे कार्ड नहीं चलता, वहाँ पे जो रसीद दी जाती है वो कंप्यूटराइज नहीं होती, POS मशीन्स जो हैं उन्होंने इंस्टॉल नहीं की, बिल्कुल मशीनें इंस्टॉल नहीं है। तो अगर शहर इक़्तिदार में ये नहीं हो रहा तो फिर बाकी तो आप खुद अंदाजा लगा लें। और इस हवाले से ये जरूर है कि सोशल मीडिया पे अवेयरनेस आ रही है,
लोग अब जाके और उनको जब स्लिप मिलती है, जब उनको रसीद मिलती है तो वो उसको ट्वीट करते हैं, तो ये एक अच्छा मेरे ख्याल अमल है। शौकत तरीन साहब से भी आज कई सवालों जवाब हुए और पार्लियामेंट में शौकत तरीन साहब ने से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बजट के हवाले से और टैक्सेस के हवाले से क्या कहा, नाजरीन ये देखिए। ये हर दफा जब ये बात होती है डॉक्यूमेंटेशन की तो वावेला शोर मच जाता है, बिकॉज सारों ने ये जो है आपस में बंदर बांट की हुई है। तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ 343 बिलियन जो है उसमें से आप 280 बिलियन अगर रिफंड ही हो जाना है और उसके बाद सिर्फ जो 71 बिलियन रह जाता है, तो इसका मतलब ये टैक्स का तूफान तो नहीं है, ये कुछ और है। और क्या है? डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं। वो इसलिए भागते हैं कि उसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि सेल्स टैक्स के ऊपर वो भागते हैं, वो भागते हैं कि उसके बाद उनकी इनकम जो है वो टैक्स होगी, तो वो डॉक्यूमेंट होगी। ये क्या वावेला मचा हुआ है कि जनाब तूफान आ गया है और ये मतलब पता नहीं गरीब पता नहीं किधर हो गया, क्या हो जाएगा। अरे 71 अरब रुपए और उसके बीच में जो गरीब की बात कर रहे हैं, जिसमें ये डबल रोटी की बात कर रहे हैं, दूध की बात कर रहे हैं, वो जब मेरी तकरीर आएगी मैं आपको बताऊंगा हमने वहां से रिमूव कर दिए हैं टैक्स, वहां वो कंजर जो है वो हमने निकाल दिए उधर में से। ये छोटी छोटी चीजें आपके लैपटॉप्स हैं, ये जो सोलर्स हैं, ये हमने निकाल दिए हैं इसमें। तो ये चीज नहीं है। फिर मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि डॉक्यूमेंटेशन से सारे भागते हैं, यही अलमिया है। लेकिन हम कहते हैं तब्दीली आ जाए लेकिन हमें टैक्स ना देना पड़े। और शौकत तरीन साहब जिस से मुतल्लिक कह रहे थे डबल रोटी पर, लैपटॉप्स पे, सोलर पैनल पर जो टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से जो वापस लिया है फैसला, तो बुनियादी तौर पे ये हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के मुतालबात थे जो हुकूमत ने मंजूर कर लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ माहिर मुआशियात और नस्ट के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, वो हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे कि इस बजट का इम्पैक्ट क्या होगा। पक्की रसीद मांगो, तस्दीक करो, इनाम जीतो। FBR। मेरे साथ भी मेरे माँ बाप की दुआएं और साथ ही रोशन अपना घर की खास सहूलतें। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब दुनिया भर में कहीं से भी अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान में अपना घर खरीद या पुरकशिश रेट्स पर फाइनेंस करवा सकते हैं। अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी खुद सिलेक्ट करें या बैंकों के प्री अप्रूव प्रोजेक्ट्स में से चुनें। और सबसे बढ़कर ये कि अपना लगाया हुआ सरमाया जब चाहें वापस ले जाएं। रोशन अपना घर से आप भी अपनों के लिए अपना घर अपनाएं। रोशन डिजिटल अकाउंट पे मजीद मालूमात के लिए आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट मुलाहिजा करें। रोशन डिजिटल अकाउंट, रह कर भी पास। हेलो, डॉली सैलून। आंटी वैक्सिंग अपॉइंटमेंट मिलेगी आज मुझे। सॉरी डियर, शादी सीजन यू नो। मेहंदी के लिए एक्साइटेड? नो अपॉइंटमेंट, नो स्लीवलेस, नो मेहंदी। अपॉइंटमेंट तो है। कौन सा सैलून? एंड फ्रेंच। एंड फ्रेंच? अब हर घर में सैलून विद न्यू एंड फ्रेंच। इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? बाबा सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के नस्ट के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मिनी बजट मंजूर हो रहा है और जो अक्सरियत है हुकूमत की, उससे तो यही लग रहा है कि ये मरहला गुजर गया है, लेकिन इस मिनी बजट का इम्पैक्ट जो है एक आम आदमी को समझाइए कि क्या होगा। क्या महंगाई का कोई तूफान आएगा जो अपोजिशन कह रही है, शोर मचा रही है? इसमें जिस तरीके से किया गया है 343 बिलियन रुपए का जो टैक्स है, ये बेसिकली ये जो बहुत सारे वो थे एग्जम्पशन दिए हुए थे, हमने उस एग्जम्पशन को विड्रॉ किया है, हुकूमत ने उसको विड्रॉ किया है। तो इसका मतलब ये वो इस वक्त टैक्स देंगे,
लेकिन अपने टैक्स के रिफंड ले लेंगे या उसको एडजस्ट भी कर देंगे, या वो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उतना कट करके टैक्स दे देंगे। तो ये तकरीबन 80% जो है 343 बिलियन का 80% यानी 212 बिलियन वो टैक्स है जो एडजस्टेबल टैक्स है। साल के तौर पर डॉक्टर साहब आपकी आवाज जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन आ रही है, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल साफ सुन। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता करें। सदीक साहब, ये जिस तरह डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि ये एडजस्टेबल होगा, ये रिफंडेबल होगा, इकोनॉमी की जो डॉक्यूमेंटेशन है बुनियादी तौर पे वो होने जा रही है। बुनियादी मसला ये है कि IMF जो है उसका इस मरतबा शिकवा ये था कि आप वादे करते हैं हमारे साथ, वो पूरे नहीं करते, वो जो रिफॉर्म्स कह देते हैं, प्रोग्राम शुरू होता है फिर सस्पेंड हो जाता है। और इस मरतबा जो IMF है वो कड़ी शराइत के साथ जो है वो पाकिस्तान के सामने खड़ा है और पाकिस्तान ज़ाहिर है इस वक्त मजबूर है, $1 अरब की किस्त लेनी है। तो डॉक्टर साहब अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये $1 अरब अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नहीं मिलते, यानी जिसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन था या ये मजबूरी बन चुकी थी कि ये जो $1 अरब है ये लेना ही था? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है यार। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन था? क्या ये जो इस मर्तबा की शराइत हैं, मिनी बजट की मंजूरी है, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है, क्या इसको अवॉइड किया जा सकता था? यह सवाल अलग है कि हमें IMF के पास जाना चाहिए था या नहीं, लेकिन अब तो जा चुके, अब इसको सस्पेंड करवाना, इस प्रोग्राम को हम अफोर्ड कर सकते थे? देखिए ये हुकूमत का सियासी फैसला होगा। माजी में भी प्रोग्राम सस्पेंड होते रहे हैं। मिसाल के तौर पर यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो रिफॉर्म्ड RGST उन्होंने इम्पोज करना था 2010-2011 के बजट पे। उन्होंने कहा कि यार हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपोजिशन होने लगी उसकी, तो प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। तो क्या पाकिस्तान में क़यामत टूट गई थी? इसी तरीके से 90 की दिहाई तो भरी पड़ गई हमारी इस तारीख से कि हम पहला ट्रांच लेते थे और उसके बाद जब पहला ट्रांच ले लिया, जब प्रोग्राम को साइन होता था तो पहली किस्त मिल जाती थी और उसके बाद जब बारी आती थी उनके कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने की तो हम कहते थे हम तो नहीं कर सकते, तो फिर प्रोग्राम सस्पेंड हो जाता था। तो क्या हुआ था? पाकिस्तान में कोई क़यामत टूट गई थी क्या? वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी लेंडिंग बंद कर दी थी? सब अपने अपने दुकान उसी तरीके से चलाए हुए थे। हमें जो हम कर्जों में डूबे हुए हैं, यही इस बात की अक्कासी है कि हम उस सस्पेंशन के प्रोग्राम के दौरान भी कर्जे हमें मिलते रहे वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से और तमाम इदारों से, और हमारे हम पे कर्जों का बोझ चढ़ता रहा। तो ये हुकूमत का सियासी फैसला होगा। लेकिन जब हम IMF पे चले गए हैं और ये उनका एक प्रायर एक्शन है कि $1 बिलियन के किस्त आपको उसी वक्त हम देंगे जब आप ये 2 इकदाम कर लें। इससे पहले 2 इकदाम थे वो हमने कर लिए। एक एक्सचेंज रेट को 172-73 पे पहुंचाना था, वो हमने पहुंचा दिया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना था, 10% के करीब लाना था, वो भी हमने कर दिया। अब ये 2 रह गया है कि मिनी बजट और ये स्टेट बैंक का जो एक्ट है इसको भी पास कराएं पार्लियामेंट से। तो अब हम कोशिश तो कर रही है हुकूमत, लेकिन आपसे मिनी बजट की बात हो रही थी। मैं नहीं समझता हूं कि जैसे कहा जा रहा है कि इससे महंगाई का तूफान आ जाएगा पाकिस्तान में इस मिनी बजट से। अच्छा, ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर में। इसमें जो टैक्स है 80% जैसे मैंने कहा था वो तो रिफंडेबल है। आप अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं, आप अपने रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो पहले आप टैक्स नहीं दे रहे थे, अब आप देंगे टैक्स। जब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी जब आप अपने दवाएं वगैरह बना लें तो आप जाके रिफंड ले लें उनसे जो 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा, या अगर आप रिफंड नहीं लेना चाहते हैं तो जब आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें इतना काट कर लेंगे, डिडक्ट कर देंगे आप। तो डॉक्टर साहब इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होने जा रही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तासुर जाता है कि IMF जाहिर है कि आर्म ट्विस्टिंग भी करती है। IMF अमेरिका बहादुर की बात सुनती है। IMF जो है उसके अपने भी मकासद हैं।
लेकिन कुछ चीजें तो रिफॉर्म्स की जानिब डॉक्टर साहब जा रही हैं, तो ये तो खुशाइंद बात है, ये रिफॉर्म्स तो हो ही नहीं सकती थी, तो इसको हम पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, या यही डिंडोरा पीटा जाता रहा है जी कि आईएमएफ को खुदा ना खास्ता कोई मुल्क बेच दिया, कोई सरेंडर कर गए, घुटने टेक दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो शराइत थी डॉक्टर साहब वो बड़ी कड़ी शराइत थी, उसमें रेजिस्ट भी किया। आपका अपना एक आर्गुमेंट है कि आईएमएफ के पास जाए बगैर भी गुजारा हो सकता था, लेकिन कुछ चीजें तो डॉक्टर साहब पॉजिटिव भी हो रही हैं। देखिए, ये बेसिकली पर्पस ही इसका मिनी बजट का कि आप लोगों को टैक्स नेट पे लेकर आए, तो ये टैक्स की ब्रॉडनिंग की बातें हैं। इस पे रेवेन्यू से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हाथ से लेगा एफबीआर और दूसरे हाथ से दे देगा एफबीआर। लेकिन होगा ये, जो मुझे खदशा है और डर है कि ये गवर्नेंस का इशू बन जाएगा। मिसाल के तौर पे आप जब अपने टैक्स दे रहे होंगे, रॉ मटेरियल पे आप दे रहे होंगे, तो आपने बगैर इंतजार किए हुए कि मैंने रिफंड लेना है, आपने इसकी कीमतें बढ़ा देनी है और ये कहना कि जी देखिए हुकूमत ने तो मेरे रॉ मटेरियल पे 17% जीएसटी लगा दिया, इसलिए मैं पास ऑन कर रहा हूं। ये सरासर गलत होगा और यहां पर हुकूमत को चाहिए होगा, हुकूमत के पास पूरा रिकॉर्ड है कि किन किन आइटम पे लगा है, आज उन आइटम की कीमत क्या है। अगर उस आइटम की कीमत इस टैक्स के बाद अगर बढ़ती है तो आप हुकूमत को चाहिए कि उन पे सख्ती से हाथ डाले, क्योंकि इससे पास ऑन होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे जो बिजनेस वाले हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो यही करेंगे। आप देख लीजिएगा कि उन्होंने पास कर देना है, पता चला कि दवाओं की कीमत महंगी हो गई या किसी और चीज की महंगी हो गई। अब आप पूछेंगे क्यों, कहेंगे जी वो देखे हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। अब एक आम आदमी ये कैसे पता चलेगा कि ये टैक्स तो लगाया है, लेकिन ये जो टैक्स इन्होंने दिया है इनको वापस मिल जाएगा। तो उनके लिए तो मजे आ गए, उनका टैक्स भी वापस हो गया और कीमतें भी उनकी बढ़ गई प्रोडक्ट की। तो उससे महंगाई तो आ सकती है उस वक्त अगर वो पास ऑन कर दें। तो ये हुकूमत को यहाँ पर जो है सख्ती से उसको अमल दरामद करना होगा कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपके इसको कीमत बढ़ाने की, क्योंकि आप तो हमसे वापस ले रहे हैं टैक्स। डॉक्टर साहब, गवर्नेंस के ही तो मसाइल हैं, ये हुकूमत गवर्नेंस के हवाले से ही तो डिलीवर करने के हवाले से इन पर ये तनकीद होती है। ये बड़ा अलार्मिंग ये बात बता रहे हैं कि अगर ये बात गवर्नेंस पे ही आ गई है फिर तो यकीनन डॉक्टर साहब महंगाई में इजाफा होगा, क्योंकि टैक्स कब रिफंड होंगे, फिर रिफंड की भी के हवाले से भी बड़ी मुश्किलात होती हैं इन कंपनियों को, इदारों को। एक एफपीआर की तारीख भी रही है, लेकिन ये तो फिर अब गवर्नेंस का चैलेंज बनता जा रहा है और ये जो है अल्टीमेटली महंगाई की सूरत में आगे पास ऑन हो सकता है। देखिए, अगर ये बिजनेस इंडस्ट्रीज जो हैं ये चाहे तो ये मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं, हुकूमत के लिए पास ऑन कर देंगे, लेकिन हुकूमत को भी अपनी अथॉरिटी जो है यहाँ पर दिखानी होगी कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप इसकी कीमतें बढ़ाएं, क्योंकि जो आपने टैक्स दिया है वो आप मुझसे ले रहे हैं, हम आपको वापस कर रहे हैं वो टैक्स, चाहे आप रिफंड की शक्ल में ले लें या जब आप रिटर्न अपनी फाइल करेंगे। देखिए ना, अगर फर्ज कर लें कि आपने 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया जीएसटी के शक्ल में, जब आप एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप अपना रिटर्न टैक्स फाइल कर रहेंगे और आपका टैक्स जो है कोई 10 लाख बन रहा है, तो आप ये 1 लाख काट कर 9 लाख दे देंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तो एडजस्टेबल भी है ना। सिद्दीक जान साहब सवाल करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज भी हम खबरें देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तो ये उम्मीद लगाए बैठा था और रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि 2022 में आलमी मार्केट में जो है वो कीमतें कम होंगी और ओमिक्रॉन का भी फैक्टर होगा, लेकिन ये जो कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ती चली जा रही हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या कोई ऐसा रास्ता होगा कि वो जो इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं वो आवाम तक पास ऑन ना करें, या इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि जो है वो यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाएं? देखिए, इसमें ये बड़ा आपका सवाल जो है ना, इसके जवाब बहुत आसान भी है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। आसान सवाल ये है कि जब आप एक महंगी चीज बाहर से खरीदेंगे तो कब तक आप अपने मुल्क में सस्ते दामों में उसको बेचेंगे? किसी ने तो उसकी कीमत फिर अदा करनी है, तो फिर हुकूमत अदा करेगी, हुकूमत के बजट पे बोझ होगा, फिर आपका खसारा बढ़ेगा, आप पे कर्ज और आपको बोरो करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत आसान से सवाल हो गया। लेकिन जो असल सवाल है कि ये जो हुकूमत पेट्रोल के से जो टैक्स कमा रही है वो किस लिए ये रास्ता अख्तियार किया है? इसका रूट जो जड़ है वो है एनएफसी अवार्ड, वो है एनएफसी अवार्ड,
नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, ये इसकी बुनियाद है। क्योंकि इस अवार्ड में इस तरीके से हमने ये 2010 में दिया कि सूबों के पास तकरीबन 60% रेवेन्यू चला जाता है, जो भी एफबीआर इकट्ठा करता है उसका 60% तकरीबन चला जाता है सूबों को, और फेडरल गवर्नमेंट के पास रह जाता है सिर्फ 40%। तो अब वो क्या करे, उसके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने फिर ये इसीलिए इसका नाम रखा गया है पेट्रोलियम लेवी। इसका पेट्रोलियम टैक्स नहीं रखा गया है, ये लेवी है। इस लेवी का मतलब ये हुआ कि ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं है, इससे जितनी कलेक्शन होगी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आएगी। अगर हम एनएफसी अवार्ड में इसको ठीक कर लें थोड़ा, तो हुकूमत को फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस पेट्रोलियम लेवी की। यानी उसके लिए सूबों का जो वफाक हिस्सा देता है उसको कम करना पड़ेगा, तो फिर इनको ये नहीं बढ़ानी पड़ेगी। कम आप नहीं कर सकते, आइन के हिसाब से आप कम नहीं कर सकते हैं। जैसे 57.5% जो है वो सूबों को जाएगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, चंद लम्हों में वापस आ रहे हैं। कुछ अहम सवालात स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी से मुतल्लिक भी करने हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक मामला तो अभी कौमी असम्बली में चल रहा है जो कि फाइनेंस बिल से मुतल्लिक है, सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल, मिनी बजट जिसे कहा जा रहा है। एक और मामला जो भी आगे है वो भी एक कठिन मरहला है जो कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी से मुतल्लिक है। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी से मुतल्लिक ये कहा जा रहा है जी कि IMF के सामने घुटने टेक दिए गए हैं और इसके खुदा ना खास्ता कोई ऐसे असरात ना निकलें कि जी कोई गिरवी रखा जा रहा है और ये जो कुछ सलामती से जोड़ा जा रहा है सारे मामले को। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी से मुतल्लिक बिल है, जाहिर है उसने अब एक्ट बनना है और ये बड़ी अहम तरामीम होने जा रही हैं IMF के कहने पर। और लेकिन डॉक्टर साहब, हुकूमत ये कह रही है कि जो बोर्ड है IMF का, उसके 8 जो बोर्ड है स्टेट बैंक का, उसके जो 8 अरकान है वो हमने नामजद करने हैं, गवर्नर स्टेट बैंक को हमने लगाना है। तो इसमें IMF का कंट्रोल कहां से आ गया? बल्कि शौकत तरीन साहब ने तो बड़ा वाज़े अंदाज में ये 2 रोज कबल कहा था कि उन्होंने कहा था अगर हम ये कानून ला सकते हैं तो एक और कानून ला के इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो इसमें परेशानी क्या है? देखें, ये सब आपने बहुत आसानी से ये सब बातें कर दी कि एक और बिल ले आएंगे और ये कर देंगे। इतना आसान काम नहीं होता है। तो आपके सवाल का 2 हिस्सा था। आपने कहा कि हमने घुटने टेक दिए हैं और क्या हमने खुद मुख्तारी IMF के हवाले की है। जी। एक का जवाब हाँ में है और एक का जवाब ना में है। क्या हमने घुटने टेके हैं? जी हाँ, हमने घुटने टेक दिए हैं। ठीक है। क्या हमने अपनी स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी है ये हमने IMF के हवाले कर दिया है? उसमें सदाकत नहीं है, क्योंकि उसमें सदाकत उस वक्त थी जो बिल हफीज शेख साहब ने मार्च 2021 में काबीना से बड़ी चालाकी के साथ में पास करवाया था। वो बिल इंतहाई खतरनाक बिल था, बिल्कुल खतरनाक था। उस मुल्क में उस वक्त अगर वो बिल पास हो जाता तो ये इस मुल्क में 2 वजीर आजम होते, जिसको मैं बार बार कहता हूं, एक इलेक्टेड एक नॉन इलेक्टेड, और नॉन इलेक्टेड के पास पावर होता। अच्छा, अगर वो जो हफीज शेख साहब ने बड़ी खामोशी से काबीना से मंजूर करवा लिया और काबीना ने मंजूरी के बाद फिर उसको पता चला और उनको वापस लेना पड़ा, उसके बाद हफीज शेख साहब को निकाला गया इसी चक्कर में कि उन्होंने मिसगाइड किया प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट दोनों को। उन्होंने इस मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की थी। ये जो बिल पेश किया गया है इसमें वो जितने दांत थे, टीथ जिसे कहते हैं, वो निकाल दिए गए। जैसे कि ये था कि स्टेट बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, उनके जो भी स्टाफ है उन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता है, उनको कोई बुला नहीं सकता, पाकिस्तान का कोई इदारा उनके सवाल जवाब नहीं कर सकता। ये सब खत्म कर दिया गया है। ठीक है। उनकी अकाउंटेबिलिटी वैसे ही होगी जैसे बाकियों की होती है। फिर उसमें यह था कि जी ये स्टेट बैंक के मौजूदा मुलाजमीन और जो माजी में थे और अगर उन्होंने कोई गड़बड़ शड़बड़ की हुई है वो सबको NRO मिल रहा था परमानेंट, वो भी खत्म हो गया। कोई ऐसी चीज नहीं है उसमें। इसके अलावा जो है कि स्टेट बैंक का बोर्ड कौन करेगा, ये हुकूमत पाकिस्तान करेगी इसकी अपॉइंटमेंट।
इसमें एक चीज सिर्फ हमें देखने की है कि ये डिप्टी गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये गवर्नर करेगा, वो मुशावरत से होगी कोई जो है वो हुकूमत की और इनकी जो गालिबन अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं। देखिए उसमें ये है कि ठीक है गवर्नर नाम रिकमेंड कर सकता है, लेकिन अथॉरिटी जो होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होगी, क्योंकि उसी ने समरी प्राइम मिनिस्टर को भेजनी है और प्राइम मिनिस्टर से रिकमेंड होके वो जाएगा सदर के पास और सदर ने उसको उसकी अप्रूवल देनी है। तो वो चीज ये ना हो कि वो अपने पसंद का आदमी दे दे और कहे कि बस इसी को करना है आपने, तो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैन पुट हिज फुट डाउन। ये होना चाहिए उसमें। डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि इसहाक डार साहब ने जो डॉलर को जबरदस्ती 94 रुपए पे रोक के रखा था, इससे मुल्क को 60 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं माजरत के साथ मैं इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि यार मैं तो अंदर का आदमी हूँ, मैं तो ये काम कर चुका हूँ। जब मैं भी था तो उस वक्त भी 60 रुपए डॉलर जो है वो तो कई सालों तक 60 रुपए पे था। तो लोग यही कहते हैं कि आपने जबरदस्ती रोक के रखा था। ये जहालत है कि जो ये कहता हो कि जबरदस्ती आपने पकड़ के रखा हुआ था। कोई जबरदस्ती पकड़ते, कोई रस्सी से बांध देता है डॉलर को कि जी आप बस ऊपर ना जाए ना नीचे जाए, यहीं खड़े रहे। ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास इनफ्लोज आ रहे हो, बाहर से डॉलर आपके मुल्क में आ रहा है और फिर मुल्क के अंदर से डॉलर जा भी रहा है, तो अगर आने की रफ्तार ज्यादा है जाने के मुकाबले में, तो जो सरप्लस बचता है वही तो रिजर्व में जाता है, फिर रिजर्व बढ़ता है आपका। तो जब तक आपका रिजर्व बढ़ रहा है, ये इस बात की अक्कासी है कि आपके यहाँ बाहर से पैसे ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमें यही इंडिकेशन है। इस वक्त भी जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि चूंकि ये IMF कंडीशन थी कि 152 से 172 173 पे ले जाएं, तो वो लेकर गए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी मईशत में कोई ताल्लुक नहीं था। डॉक्टर साहब, एक आलमी बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट भी आई है और इसमें यह कहा गया है कि जो मुकामी तलब में बेहतरी, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे और मवाफिक मालियाती पॉलिसी के बायस पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल तरक्की में हैरान कुन हद तक इजाफा हुआ और शरह नमो इसके बाद भी उन्होंने ठीक रहने की उम्मीद जाहिर की है। क्या कोई ये अच्छी खबर के तौर पर इसे लिया जा सकता है? क्योंकि आप बड़ा क्रिटिकली देखते थे जब 3.94 की बात हो रही होती थी। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखो यार, ये आपके प्रोग्राम के जरिए से आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि इनके एक एक अल्फाज के पीछे सियासत होती है। वर्ल्ड बैंक के, इन आलमी इदारों के पीछे सियासत होती है। तो अगर इतनी बेहतरी मालियाती हो रही थी, तो फिर इन्होंने कैसे कहा कि 3.4% से ग्रो करेगा इस साल पाकिस्तान? तो ये इनके लफ्जाजियों पर ना जाया करो, ये सियासी होते हैं। ठीक है ना, चूंकि अभी गवर्नर स्टेट बैंक इज अंडर प्रेशर, वो उनका आदमी है, इसलिए वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि देखे मालियाती पॉलिसी बड़ी अच्छी थी। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होने जा रही है गवर्नर स्टेट बैंक की। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी गवर्नर की होगी, कोई और भी गवर्नर आ सकता है। देखें, अगर इस गवर्नर को आपने अगर एक्सटेंशन दे दिया 5 साल के लिए मजीद, तो ये जो लोगों का है ना कि ये हम IMF के सामने एक तो है कि घुटने टेक दिए और इस मुल्क को गिरवी रख दिया सेंट्रल बैंक को, ये हकीकत पे बदल जाएगा। ये हकीकत पे बदल जाएगा। ये जो अभी लोगों का परसेप्शन है, ये रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। इससे हमें परहेज करना चाहिए। इस गवर्नर का जो टर्म पूरा हो रहा है अप्रैल 2022 में, आज से 3 महीने के बाद, जब इनका टर्म पूरा हो जाए, इनसे कहें कि जी खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, जो भी आपने पाकिस्तान के लिए किया है, थैंक यू वेरी मच। और अब अभी से तलाश करना शुरू कर दिया नए गवर्नर के लिए। इस मुल्क में अच्छे अच्छे लोग हैं, तो ये अगर इसी को दे दिया तो आप यकीन करें कि ये जो परसेप्शन लोगों का आज कायम है कि हमने गिरवी रखवा दिया, IMF के पास ये हो गया, ये परसेप्शन रियलिटी में तब्दील होने लगेगा। डॉक्टर साहब, इलेक्शन में अब वक्त जो है, हर नए दिन ये वक्त कम होता जा रहा है। आलमी मार्केट में अगर प्राइसेस पेट्रोल की नीचे नहीं आती, इन्होंने अपनी जो पेट्रोलियम लेवी है IMF के कहने पर उसमें भी हर महीने इजाफा करना है, तो इमरान खान हुकूमत के लिए मुआशी मैदान में आपको आने वाले महीनों में मुश्किलात नजर आ रही हैं, जब उनकी अपनी पार्टी में भी आवाजें
उठ रही हैं। आज जो है कमेटी रूम नंबर 2 में जो कुछ हुआ हमने आज प्रोग्राम में बताया। तो जब अपने ही लोग ये सवालात कर रहे हैं कि जी गैस महंगी है, अब गैस तो महंगी इसलिए है कि एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, तो वो लोगों को जो मुकामी गैस है उसकी कीमत पे नहीं दी जा सकती। अब ये लोगों को बताए कौन? देखिए, बात यह है कि ये एलएनजी महंगी इसलिए रख रही है। अगर यही एलएनजी 152 रुपए $1 पे पाकिस्तान पे आ रहा होता, ना कि 180 रुपए पे $1 पे आ रहा होता, तो ये आपको महंगा नहीं लगता इतना। तो पीछे कौन था? आईएमएफ था। आईएमएफ ने डिवैल्यूएशन करा के इस हुकूमत के साथ दुश्मनी की है, दुश्मनी। और इसमें इस गवर्नर स्टेट बैंक, बिल्कुल मैं तो बार बार कहता रहा हूं, मैं मुंह पे उनके सामने भी, प्राइम मिनिस्टर के सामने भी कहता रहा हूं कि गवर्नर साहब की जो पॉलिसीज थी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना और एक्सचेंज रेट को यहां पहुंचाना, इसने इस हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचाया, सियासी तौर पे बहुत नुकसान पहुंचाया। और मैं इसी चीज को मैं जानता था, मैं इन अदारों को जानता हूं। आपने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़े मशवरे दिए शुरू में कि आईएमएफ के पास ना जाएं। इसीलिए नहीं दे रहा था, मुझे मालूम था कि वो क्या करेंगे इनके साथ में। लेकिन इनके अंदर में लोग थे काबीना में जो यही कहते रहे कि हो अगर नहीं गए तो बड़ी तबाही होगी। अब वजीर आजम पूछे ना उनसे कि यार तुम तो हमें कहते रहे थे कि अगर नहीं जाएंगे तो बड़ी तबाही होगी, अभी अब मैं चला गया हूं तो क्यों तबाही हो रही है? पूछे उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, मिनी बजट पर और स्टेट बैंक में से जो बिल एक्ट बनने जा रहा है उस पर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।